नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी आज रविवार की सुबह महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजघाट के बाद नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी पहुंचे और उन्होंने वहां भी पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि राष्ट्रपति के प्रांगण में नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 बजे अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे और मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत ने कई पड़ोसी देशों को भी निमंत्रण भेजा है। इनमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और भूटान सहित कई पड़ोसी देशों के नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि समारोह के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को न्योता नहीं मिला है। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 9 जून शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को न्योता दिया गया है, अभी तक हमें न्योता नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को न्योता मिलेगा तो हम उस पर विचार करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कल शनिवार को कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने का कोई न्योता नहीं मिला है और वो उसमें शामिल भी नहीं होंगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता इस समारोह में शामिल नहीं होगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक असंवैधानिक और गैर कानूनी पार्टी के सरकार के गठन के लिए शुभकामनाएं नहीं दी जा सकती। इस सरकार का गठन गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। टीएमसी प्रमुख ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम बीजेपी को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वे खुद भीतर से ही टूटेगी क्योंकि उस पार्टी के लोग खुश नहीं हैं। ममता ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाले अपने बूते बहुमत भी हासिल करने में नाकाम रहे हैं। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं और परिस्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं, चीज़ें बदलती हैं। टीएमसी प्रमुख ने आगे राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि कई बार सरकारें एक दिन ही टिक पाती हैं, कुछ भी हो सकता है, कौन जाने कि यह सरकार 15 दिन भी चल पाएगी या नहीं। मोदी सरकार 3.0 के शपथ लेने से पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने एक बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, श्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। इस बीच मीडिया की खबरों से लगता है कि इस सरकार की स्थिति कमज़ोर होने के कारण बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है। गहलोत ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेष राज्य के दर्जे या केंद्र सरकार के विशेष ध्यान की सबसे पहली आवश्यकता राजस्थान को है, क्योंकि हमारा राज्य सबसे बड़ा रेगिस्तानी राज्य है। पूरे राज्य में केवल एक छोटे से हिस्से में साल भर बहने वाली नदी है और भौगोलिक स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल देश का 10% है, परंतु पानी केवल 1% ही है। हमारे यहाँ के कुछ ज़िलों का क्षेत्रफल तो देश के राज्यों से भी ज़्यादा है। ऐसे में विशेष राज्य के दर्जे की हमारी पुरानी मांग कायम है। मैं मनोनीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मांग करना चाहता हूं कि विशेष राज्य के दर्जे पर पहला हक राजस्थान का है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कल शनिवार को एक बयान जारी कर जानकारी दी गई है कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सुबह 9:27 पर कृष्णा जिले के गन्नवरम में केसरपल्ली आईटी पार्क के पास आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कल शनिवार को हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इस बात की जानकारी दी। प्रमोद तिवारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि सभी नए सांसदों को बधाई दी गई। संसदीय दल के नेता के तौर पर सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और उन्हें चुना गया। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की भी बैठक हुई थी। इसके बारे में बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष के पद के लिए सभी ने एकमत होकर राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा है। राहुल गांधी से कहा गया है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीतने में कामयाब रही है और 10 साल बाद कांग्रेस को लोकसभा में नेता विपक्ष का पद मिलेगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने के लिए रखे गए प्रस्ताव का कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता बनते हैं तो अच्छा होगा। संसद के अंदर सरकार से दो हाथ करना दिखेगा और आम आदमी पार्टी उनके साथ है। वहीं आरजेडी नेता मीसा भारती ने भी बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि लोगों को इकट्ठा करके वे सरकार बना रहे हैं, लेकिन देश की जनता नहीं चाहती कि मोदी प्रधानमंत्री बने। मीसा भारती ने आगे कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर मौका दिया जाना चाहिए। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता पद का कार्यभार सौंपना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल से राहुल गांधी जनता के लिए, जनता की समस्याओं, किसानों, युवा, महिलाओं के लिए लगातार मैदान में लड़ रहे हैं और अब संसद में लड़ना है। राहुल गांधी जब जिम्मेदारी लेकर विपक्ष के नेता का पद ग्रहण करेंगे तो हम पीएम मोदी के वादों का पूरा हिसाब किताब बताएंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि उनका नेतृत्व सब लोग चाहते हैं, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन के 234 सांसद हमारे पास हैं। जब हम एक साथ काम करेंगे तो सरकार को बहुत मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए एक बहुत मजबूत आवाज़ चाहिए, जो राहुल गांधी की ही हो सकती है। वहीं झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछड़ों, आदिवासियों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों के लिए एक एजेंडा खड़ा किया, सारा देश अब राहुल गांधी को संसद के अंदर सुनना चाहता है। अब ये राहुल गांधी पर निर्भर करता है। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी और सारा देश चाहता है कि राहुल गांधी प्रमुख भूमिका निभाएं। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की मांग पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मामले पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल जी सदन में बैठेंगे तो संख्या अच्छी रहेगी, क्योंकि पता नहीं कब क्या मिमिक्री कर दें, लोगों को इस बात का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने विपक्ष के आरोप कि उन्हें शपथ ग्रहण का निमंत्रण नहीं मिला, इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण ना मिला हो। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कल शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला है और यह ऑफर इंडिया गठबंधन द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका सबूत हमारे पास मोबाइल फ़ोन में है, किसी ने नाम जानना चाहा तो हम बताएंगे। यह ऑफर 4 जून को परिणाम आने के बाद आया। केसी त्यागी ने कहा कि ऑफर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और सहयोगी पार्टी से आया, लेकिन जेडीयू ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम अनुमोदन किया। जेडीयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि चुनाव के नतीजों की घोषणा होते ही इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता और कांग्रेस नीतीश कुमार और जेडीयू को अपनाने में लग गए। जो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, अब उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया। जेडीयू के इंडिया गठबंधन द्वारा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिए जाने वाले बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे झूठ बोलते हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वे कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको दोबारा मन बन रहा होगा कि वे वापस आ जाएं। लेकिन ऐसी राजनीति हमें नहीं चाहिए। हमारे पास और भी नेता हैं और अगर उनका मन है तो उन्हें इंडिया गठबंधन में आना चाहिए और देश हित की बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने लोकसभा के स्पीकर पद की मांग की है और अब इसी मांग का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि स्पीकर टीडीपी का हो तो इंडिया गठबंधन उसका समर्थन करेगा और इसमें आम आदमी पार्टी भी साथ देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का स्पीकर होने पर तोड़फोड़ की राजनीति शुरू होगी और सांसदों को सस्पेंड किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एनडीए की सरकार बनने से पहले उठ रही मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देखते जाइए क्या होता है। एनडीए में जो विरोधाभास है, जेडीयू कुछ चाहती है, टीडीपी कुछ और चाहती है, तो देखते जाइए। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा के
4 जून को आए रिजल्ट पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कल शनिवार को कहा कि पूरे देश में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा के रूप में ली जाने वाली नीट परीक्षा के रिजल्ट में सैकड़ों अभ्यर्थियों के 100% नंबर आए। इनमें भी एक ही परीक्षा केंद्र से कई लोगों के एक साथ 100% नंबर आना एक बड़ी धांधली की ओर संकेत करता है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि भाजपा राज में परीक्षाएं अवैधानिक तरीके से प्रश्न पत्र लीक कराने, छद्म लोगों से पेपर दिलवाने, सेंटर की सेटिंग करवाने और रिजल्ट को मैनेज करने जैसे धंधे का रूप लेती जा रही हैं। अधिकतर परीक्षाओं में लगभग एक जैसी ही घपला होना कोई संयोग नहीं हो सकता। इससे देश का युवा व्यवस्था में विश्वास खोने लगा है। युवाओं की हताशा का मतलब है भविष्य हताश है। ये भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय गहन जांच करके इसके लिए दोषी लोगों को सख्त सजा देकर भविष्य में इस प्रकार के दोहराव की किसी भी आशंका को निर्मूल करे। नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी सुबोध कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुबोध कुमार का कहना है कि नीट की परीक्षा के दौरान पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई है। सुबोध कुमार ने कहा कि कुछ सेंटर्स पर तकनीकी गड़बड़ी की वजह से टाइम लॉस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसी शिकायत पर छात्रों को अतिरिक्त नंबर दिए जाते हैं। कुछ छात्रों को 718 और 719 नंबर मिले, इसी वजह से 6 स्टूडेंट टॉपर बन गए। उन्होंने कहा कि हमने सभी चीज़ों को देखा है और फिर रिजल्ट घोषित किया है। जो भी समस्या हुई है वो 4750 एग्ज़ाम सेंटर में से सिर्फ 6 सेंटर पर हुई है। 24 लाख में से 1600 छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सुबोध कुमार ने कहा कि देश में कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ। सवाई माधोपुर के एक सेंटर में गलत हिंदी और इंग्लिश का पेपर बांटने की वजह से एक समस्या खड़ी हुई, लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई की। सभी बच्चे सेंटर के अंदर ही थे। सोशल मीडिया पर एग्ज़ाम शुरू होने के 2 घंटे और 28 मिनट बाद पेपर आया। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उस सेंटर पर हमने दोबारा एग्ज़ाम लिया। उन्होंने कहा कि हमने 6 मई को भी पेपर लीक की घटना को नकारा था। सुबोध कुमार ने आगे कहा कि एग्ज़ाम की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही है। हम छात्रों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पूरे देश में एग्ज़ाम पूरी ईमानदारी के साथ हुआ है। आपको बता दें कि नीट का एग्ज़ाम 5 मई को हुआ था और टॉप रैंक पर आने वाले 67 बच्चों में 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र पर एग्ज़ाम दिया था। अब इसी मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।